अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 1 लेक्चर 106 स्टार्ट करते हैं। चल जा भाई। कैफ 1 लेक्चर 106 स्टार्ट करते हैं। बेटा बस खामोश हो जाएं प्लीज़। अच्छा जी, मैंने कल की जो बी पार्ट क्लास थी 105 बी जो आप लोगों का था, उसमें मैंने ये कुछ क्वेश्चन एक चेंज किया था, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज की थी और इसमें रिक्वायरमेंट 1 हमने कर ली थी डेफरल मेथड वाली। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड वाली एग्जांपल थी वो मैंने करवानी है, लेकिन चूंकि ये मेरे सुबह वाले जो बच्चे हैं, ये शाम को वो 5 बजे लेक्चर रिकॉर्ड होता है, उसके बाद को 9 बजे के करीब जाके 10 बजे जाके अवेलेबल होता है। तो सारे बच्चे ये सुबह आने वाले, ये सुबह 7:30 बजे टैक्सी क्लास लेकर आते हैं और मेरे दूसरे बच्चे सुबह क्लास लेते हैं, तो ले नहीं सकते अक्सर। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अब लास्ट क्लास के अंदर रखा है। आज आप लोगों का पार्ट बी नहीं होगा, आज आप लोगों का सिर्फ ये घंटे सवे की क्लास होगी, ठीक है, जिसके अंदर मैं ईपीएस का आपको नोट बनाना सिखाऊंगा। और कल इंशाल्लाह संडे को हमारी आखिरी क्लास होगी, वो 4 घंटे की हो, 5 की हो, 6 की हो, वो कल ही पता लगेगा काम करते हुए, ठीक है। मैं तो सोच के आता हूँ कि 3 घंटे का काम है, लेकिन वो करते करते 6 भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कल इंशाल्लाह जो क्लास होगी, प्लीज़ वो लास्ट क्लास होगी। वो लास्ट क्लास को मैं ऑनलाइन वालों के लिए पार्ट्स में कर लूँगा, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी सवा घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक्स कर कर के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे ताकि कुछ समझ भी आती रहे। जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम है, टिकट्स करा लिए हैं, कोई मसला है, तो उनके लिए ऑप्शन होगा, मैंने ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कर देने हैं, अगर कोई ना ले सके तो। लेकिन प्रेफर यही कीजिएगा, अगर मुमकिन हो तो फिज़िकली इसको ले लीजिएगा, इसमें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर आज के लेक्चर में क्या करेंगे, इसको तो हमने पेंडिंग कर दिया, ये कल आधा पौना घंटा लगा के ये रिक्वायरमेंट 2 में आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद को आधा पौना घंटा लगाकर जो है वो मैं ईपीएस के ही नोट्स, क्योंकि मैं समझ आता कि आज की इस नॉर्मल क्लास में हो जाएगा, पिछली क्लास में काम नहीं हो सका पूरा, तो आधा पौना घंटा ईपीएस का डिस्क्लोजर्स पे भी लग जाएगा। उसके अलावा कोई मेन काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रह नहीं गया आखिरी क्लास के अंदर, बस वही छोटी मोटी चीज़ें, कोई एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे या कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस होने से रहे हुए हैं वो कर लेंगे। तो अभी तक तो ऑन कार्ड्स यही लगता है कि कोई 3-1 घंटे के अंदर शायद क्लास सिमट जाए। फ्रेमवर्क का एक चैप्टर है हमारा, उस फ्रेमवर्क के चैप्टर के अंदर ज़्यादातर थेरी बचपन वाली है, जिसको मैं रीड ऑनली वाली आपको बता दूंगा। कुछ चीज़ को याद करने वाली है तो वो निशान लगवाऊंगा उस चैप्टर में से, और कैपिटल मेंटेनेंस का एक कॉन्सेप्ट है वो देना होता है, तो 1 घंटे के आसपास उस चैप्टर के ऊपर भी हमारा टाइम लगना अभी बाकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल आखिरी क्लास के अंदर करेंगे, तसल्ली से, सुकून से, कोई जल्दी नहीं है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्क नहीं लेना हमने खामखा 6 महीने का कुछ घंटों की वजह से, ठीक है ना, कि मैं कहूँ बस आज कर लें, बस जान चुनाएं यार, जैसा भी है बस देखी जाएगी, नहीं कर लेते हैं, फिर पर्चे में तो फिर भी देखी जाएगी ही होता है, तो अपनी तरफ से तसल्ली कर लें ज़रा, ठीक है। आज आपको जो हैंड आउट मिला है उसके अंदर एक कल क्वेश्चन मिला था, ये क्वेश्चन कल मिला था आपको, ये क्वेश्चन आपके पास है, माइल्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपके पास है। कितने बच्चों के पास नहीं है, ठीक है, पीछे पड़े हुए हैं क्वेश्चंस, एक बच्चा, ये माइल्स वाले नहीं, ये दूसरा है, तो आप ज़रा, कोई बात नहीं, आप साकिब को मैसेज कर दें, वो आके मिल जाते हैं जी। फिलहाल तो सामने है ना सवाल, प्लीज़ प्लीज़, फिलहाल तो सामने है सवाल आप लोगों के, ठीक है, प्लीज़ बेटा, फिलहाल तो आपके सामने सवाल है, छोड़ दें, आपको मिल जाएगा। वैसे भी मैंने ये हैंड आउट बन रहा है, आपको तो अलग अलग मिले, जैसे बन रहा है वैसे मिल रहा है। कल की ब्रेक के अंदर वो बना, वो मिल गया, फिर अगली ब्रेक के अंदर ये बना, फिर काम नहीं हुआ, आज पे आ गया, फिर आज घर पे बैठे सोचा कि चलो इसके अलावा एक और भी हो जाए, तो इस तरह से जो है वो ज़रा चल रहा होता है काम। तो आगे हैंड आउट के अंदर बन के आपको मिल जाएंगे एक बार इकट्ठे भी। वो हैंड आउट्स इंशाल्लाह मैंने रखवा भी देने हैं फोटो कॉपियर पे, लेकिन जो चले जाते हैं बच्चे उनके लिए एक पीडीएफ बना के, वो मैं ऑनलाइन वालों को तो वैसे अवेलेबल हैं लेक्चर नोट सारे, लेकिन वो एक सिंगल पीडीएफ भी ऑनलाइन वालों को मैं दे दूंगा, और आप लोगों को भी मैं जो है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल तो करूँगा ही, किसी वेबसाइट पर करके मैसेज करवा दूंगा कि आप जो है वो, हाँ उसी के ऊपर ही सोच रहा हूँ, फिर आप सबको मैं लिंक मैसेज कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा सारे लेक्चर नोट्स ताकि आपके पास हों, क्योंकि रिवीजन मैंने आपको कही है आपने करनी है उन्हीं की तरतीब से। लेक्चर नोट्स जो टॉपिक रिवाइज करना शुरू करना है उसके लेक्चर नोट्स की तरतीब से चलना है। बस ये कहा था कि 3 एक जैसे सवाल हों तो चलो एक कर लेना, बिल्कुल आसान वाले, लेकिन जब एग्जाम लेवल के सवाल हैं वो सारे करने हैं, उसी तरतीब से तैयारी करके फिर बाद में रिवीजन प्लान को देखना है, जो मैं 2-3 दिन बाद दूंगा, संडे के 2-3 दिन बाद, ठीक है।
जी वो भी मैं रखवा दूंगा, बल्कि अपलोड भी करवा दूंगा, उसकी भी एक फ़ाइल हम बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू माइल्स, ये सवाल करते हैं जी आज। बेसिकली ईपीएस आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ईपीएस बेसिक कैलकुलेट करना भी आता है, डायल्यूटेड भी आता है, पर मसला ये है कि ईपीएस के डिस्क्लोजर्स भी हमारे सिलेबस में हैं और वो डिस्क्लोजर बनाना हमने सीखना है। अब ईपीएस का डिस्क्लोजर की अंग्रेज़ी जो है वो कल मैं पढ़ा दूंगा आपको रिवीजन क्लास, आखिरी क्लास के अंदर, लेकिन उससे पहले सीख लेंगे तो फिर वो पढ़ना ऐसे ही होगा जैसे बस 1 मिनट के अंदर अच्छा हाँ ये किया, हाँ ये भी किया, हाँ ये भी किया, बस ठीक है। तो पहले हम डिस्क्लोजर आपको पता है बनाया करते हैं, फिर पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्लोजर बनाने से पहले आपको डिस्क्लोजर मैं दिखाता हूँ। बेसिकली अर्निंग पर शेयर के बारे में स्टैंडर्ड आई 33 ये कहता है कि अर्निंग्स पर शेयर जो है इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट के एन नीचे शो करना है, ठीक हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो ईपीएस निकाली थी ना, इसको वहाँ प्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे? एक मिनट, ऐसे ऐसे। ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ये नेस्ले की पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपको वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, कहीं से भी देखना चाहें तो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और इसके अंदर एंड पे देखें क्या लिखा हुआ है, अर्निंग्स पर शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या लिखा हुआ है जी? अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि अर्निंग पर शेयर निकली कैसे, ये तो यहाँ पे पता नहीं लग रहा। तो फिर यूज़र को हम कहते हैं, अगर आपने ये देखना है कि ये फिगर कैसे निकली है तो नोट नंबर 33 में जाएं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, फिर चेंज इन इक्विटी है, फिर कैश फ्लो है, ये सब हमने बनाया हुआ, और फिर ये हेडिंग आती है नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और सारे जहान के नोट्स फिर इसके अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये फिगर रेफर होगी हमारे नोट नंबर 33 में जाकर। तो नोट 33 मैंने एक और फाइल में खोला था, वो सामने करते हैं। ये वो उन्हीं नोट्स के अंदर चल के आके फिर ये अर्निंग, ये असल में फाइनेंस स्टेटमेंट्स FAR 2 वालों के लिए, वो यहाँ से नोट बना के देखते हैं। तो जो नोट आप बनाएं आप भी देखें, जैसे पीपी का नोट बनाया था वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी ईपीएस का नोट बना रहे हैं तो पहले देख लेते हैं, बना के फिर देख लेंगे हाँ जी हमने भी ऐसे ही बना लिया, ठीक है। अब वहाँ पे ईपीएस नज़र आ रही थी, ये फिगर। अब इसके अंदर आपको पता है ईपीएस के अंदर फॉर्मूला यूज होता है पैट माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब यूजर को वो वहां नजर नहीं आ रहा था, तो यूजर को यहां लिख के बताया कि पैट माइनस इरिडीमेबल कितना है, यानी अर्निंग से यूज हुई है इस फॉर्मूला में कितनी है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और इनको डिवाइड कर लो, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया उनको कि ये फिगर कैसे निकली है, ठीक है। और साथ ही नेस्ले वालों ने कहा हमारी कोई डायल्यूशन वाली फिगर चीज़ें हैं ही नहीं। जैसे मैंने आपको कल परसों 2 दिन पहले रीसेंट टाइम वाला सवाल करवाया है, उसके अंदर उसने कहा था बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस निकालो। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे इस सवाल के अंदर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जो कन्वर्टेबल हो, इसलिए जो बेसिक है वही डायल्यूटेड है। तो उन्होंने भी यही लिखा हुआ है, देयर इज नो डायल्यूशन इफेक्ट ऑन बेसिक अर्निंग्स पर शेयर एज द कंपनी हैज नो सच कमिटमेंट्स। कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इनके नहीं है, इसीलिए तो यहां पे इन्होंने लिख दिया था अर्निंग्स पर शेयर बेसिक एंड डायल्यूटेड, बेसिक एंड डायल्यूटेड, ठीक है जी। तो अर्निंग्स पर शेयर्स हैं, ठीक है, बेसिक भी और डायल्यूटेड भी, इनकी सेम ही है। तो ऐसे ही हमने उस दिन भी लिखा था, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया हुआ। अब इनका तो नोट बड़ा सिंपल था, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना, और कोई डायल्यूशन भी नहीं थी। डायल्यूटेड को छोड़ो, बेसिक की बात कर लो, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस के अंदर जो चीज़ यूज़र को एक और परेशान कर सकती है ना, अभी बताता हूं मैं, वो क्या होगी। यहां पे पड़ा होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। लेकिन हम ईपीएस के अंदर ये अगर जाग जा भाई, अगर बड़ा मुश्किल है ये, आज बच्चों ने ये डिसाइड किया कि कल हमने क्लास लेनी है, इस क्लास के बाद जब एंड पे मैंने उनको कहा ना ये होमवर्क ये करवाना है वो कल, लेकिन जब मैंने उनको ऐसे नोट दिखाया ना तो वो उनको जो है ना वो ऐसे गिनते हुए गए हैं तारे, ठीक है ना। तो वो बड़े सीरियस हो गए हैं, इसलिए ये आसानी से मुश्किल की तरफ जाना है। जरा ध्यान से देखते रहो, आसान चीज देखोगे तो मुश्किल समझ आएगी ना, ठीक है। मुश्किल कब होनी है? जब बेसिक भी हो, डायल्यूटेड भी हो, कॉन्टिन्यूइंग भी हो, डिसकॉन्टिन्यूइंग भी हो, तब मसला है ना। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेस्ले वालों को तो कुछ नहीं है, हम तो करेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। मसला मैंने कहा क्या आएगा, अगर सवाल के अंदर इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होता है तो हम ईपीएस की कैलकुलेशन में पैट में से उसको माइनस कर देते हैं,
ठीक है, यानी हम अर्निंग्स जो ईपीएस की कैलकुलेशन में अर्निंग्स लेते हैं उसमें से इररिडीमेबल का डिविडेंड माइनस हुआ होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आ रहा था उसमें से माइनस नहीं हुआ होता। अब अगर कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होता जो कि इनका नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिट 7354467 7354467 सेम आ रहा है, यानी इनके कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, इसीलिए उनको बेसिक ईपीएस के अंदर जो कैलकुलेशन यूज की वो वही प्रॉफिट माइनस जीरो किया उन्होंने, तो यूजर को कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे सवाल में यूजर को क्या मसला होगा? पैट आ रहा होगा और अर्निंग्स आ रही होंगी, दोनों में फर्क होगा, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, तो उसकी रेकंसिलिएशन बना के भी यूजर को देनी पड़ेगी। हम यूं लिखेंगे, पैट ये है, इसमें से माइनस किया इररिडीमेबल का डिविडेंड, और फिर ये अर्निंग्स हैं जो यहां पे नजर आ रही है अंकल आपको, बात समझे हो? इसी तरह से और भी रेकंसिलिएशन 2-3 बननी है। तो शुरू करते हैं सवाल। ये तो आपको बता दिया, थोड़ा आइडिया दे दिया प्रेजेंटेशन कैसे होती है। बेसिक ईपीएस नजर कहां आती है? नजर कहां आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, पैट के नीचे, ठीक है। फिर इसके नोट के अंदर जाके आप बताते क्या हैं, कितने अर्निंग्स यूज की इस कैलकुलेशन में, कितने नंबर ऑफ शेयर्स यूज किए आपने, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता इन अर्निंग्स और फेस वाले प्रॉफिट में फर्क हो तो उसकी रेकंसिलिएशन भी बना के देते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक की बात है। और डाइल्यूटेड में जाएंगे तो क्या होगा, खुद सोचो। डाइल्यूटेड में क्या होता था, जो अर्निंग्स बेसिक में यूज हुई होती थी इसमें कुछ प्लस हो जाती थी चीजें, और जो ये शेयर्स यूज होते थे इनमें कुछ प्लस हो जाता था। तो फिर 2 रेकंसिलिएशंस और बनेंगी वहां जाके। एक, बेसिक अर्निंग्स और डाइल्यूटेड अर्निंग्स के अंदर क्या चीज फर्क डाल रही है, वो जी वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आ गया, वो करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, जाहिर है। अभी तो आपको जहन बना रहा हूँ कि कल की क्लास लेनी है आपने, ठीक है ना। हाँ, उसके अंदर वो नोट बनाएंगे। अच्छा, इसी तरह से ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और फिर डाइल्यूटेड के अंदर वो डिनोमिनेटर में ऐड होते जाते हैं, याद है। तो फिर उन दोनों के दरमियान रेकंसिलिएशन जो है वो बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आई के ने अपनी किताब में नहीं ऐसा कोई सवाल किया हुआ जिसके अंदर उसने ये नोट्स बनवाए हों, लेकिन सिलेबस के अंदर तो है, किताब में तो है डिस्क्लोजर्स। तो अगर वो मांग ले तो फिर ये ना हो के बैठे हो मुंह उठा के, तो एहतियातन ये मैं करवा रहा हूँ। वैसे कोई सवाल मौजूद है नहीं आई के की किताब के अंदर, ठीक है, पर बनाना आना चाहिए डिस्क्लोजर, ठीक है। चलें जी, अब अपने सवाल पे आते हैं। और ये हमारा सवाल है, ये कल आपको मिल गया था गालिबन, रिवीजन मिल गया था ना। चलो कोई नहीं, रिवीजन क्लास के दरमियान बना था ना, ठीक है। सबके पास है जी ये सवाल? किस किस के पास नहीं है ये सवाल? ये सवाल नहीं है, चले मिल जाएगा मेरे ख्याल में। एंड पे वो एक पड़ा है, दूसरा भी आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। फिलहाल ये सवाल हमारे सामने तो मौजूद ही है, ओके। अच्छा, मैंने ना ये माइल्स लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बनाया है फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर। ये नीचे लिखना था, जगह नहीं बची, मतलब पहले लिख गया था, ठीक है। इसमें जितना डाटा है वो एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट किया हुआ है, और फिर यहाँ ईपीएस प्रेजेंट करके फिर मैंने यहाँ पे नोट बनाया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से बनाने की कोशिश की जैसे आपको मैं दिखा कर रहा हूँ नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वरना ये बात अंग्रेजी में भी लिख के बताई जा सकती है। आपने जो ईपीएस निकाली है आप अंग्रेजी में लिख के बता सकते हो कि जी ये ईपीएस जो निकली है इसमें अर्निंग्स ये यूज हुई हैं, और अंग्रेजी में लिख दो कि अर्निंग्स यूज्ड इन बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन इज इतने रुपए, और डिनोमिनेटर में शेयर्स जो हैं वो इतने यूज हुए हैं, इतने शेयर्स, ठीक है। वो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बना लेंगे, ओके। करें शुरू सवाल। सवाल देखो जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू माइल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये रिडीमेबल का होगा या इररिडीमेबल का होगा? कैसे पता लगा आपको? अगर रिडीमेबल का होता तो भाई ऊपर माइनस हुआ होता, यहां पे माइनस क्यों हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, तो है तो ये इररिडीमेबल का, ये मैं लिख ना लूं यहां पे। उसके बाद अच्छा, अब हमारी ईपीएस की कैलकुलेशन में इस प्रॉफिट में से हमने 3000 माइनस करना है, बोलो, और उसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, यही करते हैं ना। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी डिविडेंड, इसका क्या करते हैं? इसको नहीं माइनस करते पैट में से, आपको बताया था कि ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की ये रेशो है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने वो प्रॉफिट देखना है जिसमें से अभी उसका डिविडेंड माइनस नहीं हुआ हुआ, उसका डिविडेंड माइनस नहीं कर देना ईपीएस निकालते हुए, ठीक है ना। तो इसको तो हमने क्या करना है, इग्नोर। ये बाहर के मुल्कों के अंदर ये रिवाज है, इस तरह की इनकम स्टेटमेंट बन जाती है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे उन्होंने ये डिविडेंड भी माइनस करके ये रिटेन्ड अर्निंग्स पता नहीं
जो है रिटेन अर्निंग में जो जाना है नेट यहाँ से निकाल देते हैं। हमारे यहाँ ये रवाज नहीं है, हमारे यहाँ पे बात खत्म हो जाती है और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट निकल के रिटेन अर्निंग में जाता है स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल अगर आपको अभी नजर आए ना, तो नॉर्मली ये बाहर के मुल्कों के अंदर इस तरह से इसका रवाज होता है सवालों का, ये इनकम स्टेटमेंट बनने का, ठीक है ना। कोई मसला नहीं, हम अपने मतलब का डाटा यहाँ से उठाएंगे और अपना काम करेंगे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लो। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एंड रिलेटेड नोट्स। वैसे असल सवाल की रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। तो स्टेटमेंट इन इक्विटी मैंने नहीं बनवाई, बड़ी सिंपल सी थी, मैंने कहा रहने दो, उसको क्या करना है आपने बना के। तो फिर मतलब की चीज़ एक्सट्रैक्ट्स जो भी दिखाए, इनकम स्टेटमेंट में कहाँ पे नजर आना है इसने और नोट्स में कैसे जाना है, ठीक हो गया ये रिक्वायरमेंट। आगे वो कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, बैलेंस इन इक्विटी ऑन यकम जनवरी 10 कंप्राइज्ड 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, ऑफ रुपीज, ये रुपीज भी लिख लें यहाँ पे, ऑफ ₹2 ईच। भाई फेस वैल्यू है 0.2, क्यों नहीं हो सकती? ये जरूरी था ये सवाल इस तरह का, किसी बाहर के मुल्क का सवाल आ जाए, वहां से आई कैप भी उठा ले, तो फेस वैल्यू उधर 10 नहीं होती है, पाकिस्तान का रवाज है 10। तो फेस वैल्यू वो 10 नहीं हमेशा, फेस वैल्यू, हाँ सवाल खामोश हो तो वो अलग बात है, लेकिन सवाल खामोश नहीं हुआ करता। तो फेस वैल्यू वो जो सवाल में लिखी होती है, 10 नहीं खुद से अज्यूम कर लेनी, ये 100 भी हो सकती है, ये 1000 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, ये 0.1 भी हो सकती है। कुछ मुल्कों के अंदर 0.1 होती है फेस वैल्यू, कुछ में 1 रुपये होती है, कुछ में 10 रुपये होती है, हमारे पास में 10 रुपये होती है, फिर 100 रुपये हो सकती है, 1000 रुपये हो सकती है। तो आपने फेस वैल्यू वो लेनी है जो सवाल के अंदर गिवन हो, ओके। लेकिन इसका यूज कोई नहीं था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, कौन सा हमें शेयर कैपिटल गिवन है कि हमने डिवाइड करके, तो ये ऐसे इग्नोर करने के लिए था, ठीक है। उसके बाद 10,000 10% नॉन क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल इरिडीमेबल, ठीक है, इरिडीमेबल इसको कहते हैं। अच्छा, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, शुक्र है उसने नॉन क्यूमुलेटिव लिखकर ऊपर डिविडेंड दे दिया, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ था अगर क्यूमुलेटिव है तो चाहे डिक्लेयर हो चाहे ना हो डिविडेंड लेते हैं, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव हो तो फिर सिर्फ तब लेंगे जब, तो ऊपर नहीं तब देंगे जब डिक्लेयर करे, तो ऊपर लिखा तो हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इसलिए हमने उसको लेना है, ठीक है। अच्छा जी, वैसे आपस की बात है, ईपीएस कैलकुलेट करनी है तो ईपीएस का फॉर्मूला पहले दिन क्या सिखाया था? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, मतलब पैट माइनस इरिडीमेबल, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब हमने इसको भी इग्नोर करना था, इस डाटा को क्या करना था अपने सवाल के लिए। वो तो असल में चेंज इन इक्विटी भी असल में थी ना, तो मैं सवाल जब बनाया तो ध्यान नहीं किया, ये उड़ा ही देता, खैर चलो। अच्छा, उसके बाद शेयर प्रीमियम का क्या करना है? इग्नोर। रिटेन अर्निंग से बैलेंस का क्या करना है? हमने इसका कुछ भी नहीं करना, चेंज इन इक्विटी तो बनानी नहीं है। तो सवाल में ऐसे एक्स्ट्रा डाटा हो सकता है, इग्नोर भी करना आना चाहिए, चलो अच्छा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद द बैंक कंपनी हैज अंडरटेकन टू हैव अ कैपिटलाइजेशन इशू। ये क्या मुसीबत है? कैपिटलाइजेशन इशू किसे कहते हैं जी? आज की ताज़ा खबर, कैपिटलाइजेशन का मतलब बोनस, कैपिटलाइजेशन इशू का मतलब बोनस इशू। अच्छा, वैसे आपकी क्लास के लिए ना ये एक सफ़ा तैयार हो रहा था, खैर ये सफ़ा वो इसको नोट ना करने लग जाएगी, ये पिछली दफ़ा का सफ़ा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जाहिर है निकल जाएंगी, कुछ आ जाएंगी। फॉर्मेट ये है, इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है मैंने, ये ईपीएस के टॉपिक में आपको बताना है क्या, बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू और स्टॉक डिविडेंड। तो इस नाम से भी अगर कभी कुछ चीज़ आ जाए इस तरह की तो पता तो हो, तो वो इंशाल्लाह किताब के अंदर जाके ना फिर आपसे मैं लिखवाऊंगा, जहाँ पे आप ईपीएस के टॉपिक में बोनस इशू लिखा होगा ना, तो आप वहाँ पे लिख लेंगे जाके नोट अपने पास, ठीक है, या कहीं भी लिख लेंगे इस बात को। लेकिन फिलहाल तो पता लग गया कि कैपिटलाइजेशन इशू किसे कहते हैं? बोनस इशू को, ठीक है। चलो, ये भी नई बात पता लगी आज, ठीक है। अच्छा जी, बोनस इशू हुआ है जी, इन अकॉर्डेंस विद दिस एग्रीमेंट देयर वाज अ कैपिटलाइजेशन, यानी बोनस इशू ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड ऑन यकम जुलाई 2011। ठीक हो गया जी, डन। अच्छा, लो जी, सवाल तो बस इतना सही है, सवाल तो खत्म हो गया, ठीक है। उसने कहा है कि प्रिपेयर कर दें एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम और नोट्स भी बनाएं। अब मसला ये है कि आपने प्रॉफिट्स और शेयर्स मौजूद हैं, तो आपने सवाल
ईपीएस का ना मुझे लिखने चाहिए था वैसे, ईपीएस भी निकाल दो, खैर मैंने नहीं लिखा। अच्छा चलो, आपने क्या करना है, आपने ये ना कहना कि इसकी रिक्वायरमेंट ऐसे है, ये सवाल बस जब सवाल बनता है ना तो उस वक्त बंदा सोच रहा होता है यार ये बस ईपीएस का टॉपिक करा रहा हूँ ना, ठीक है तो ये करना है। ओके, सवाल की रिक्वायरमेंट क्लियर कट बताया करेगी आपको क्या क्या करना है। बहरहाल इनकम स्टेटमेंट बनानी है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लिखवा दो। बताओ जी, 3 लाख, हाँ, 5,03,000, सॉरी 5,03,000 और 4,03,000, ठीक हो गया। डाटा उठा रहे हैं ना रेलेवेंट, क्योंकि उसने कहा इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बना दो। आप इनकम स्टेटमेंट तो पूरी बनाए, सेल से शुरू होती है, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, लेकिन हमारे पास एक्सट्रैक्ट ही बन सकता है, डाटा ही यहां से गिवन है तो वह वहीं से बना दो, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, टैक्स एक्सपेंस माइनस करो, 2 लाख और 1,80,000। लें जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 303,000 और 223,000। लें जी, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले नेस्ले वालों की इनकम स्टेटमेंट नजर आ रही थी, ठीक हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे ईपीएस, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी। उसने कहा ना बना दो, इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, इसमें ईपीएस नहीं आ रही, हम इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आती हैं यूजर को, हमने ईपीएस भी निकालनी है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट भी करेंगे। ओके, अच्छा वैसे भी वो सवाल आपने घर लेके आना, ये सोल्यूशन उसको देके भेजना, तो उसको पता होगा अच्छा ये ऐसे बनती है, ठीक है, वो तो आपके साथ चला जाएगा सवाल। ओके, अच्छा जी, तो इग्नोर क्यों कर दिया इन सारी चीज़ों को, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट का आइटम इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ईपीएस की कैलकुलेशन की बारी आई, तो ईपीएस वैसे ही बना लेते हैं एक वक्त, वैसे तो यहाँ कैलकुलेट हो सकती थी, लेकिन कोई नहीं, हमने जैसे सीखा हुआ है ना, जो काम सीखा हुआ पहले वो तो कर लें। ईपीएस निकाला करते थे, बेसिक ईपीएस, बेसिक भी यही बनेगी, डायल्यूटेड भी यही बनेगी, क्योंकि सवाल पूरा पढ़ लिया है, कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हमारे इस सवाल में नहीं है, ठीक है। बेसिक ईपीएस 2010, प्रॉफिट्स कितने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने हैं, 2,23,000। लेकिन 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 सवाल ने बताया है प्रेफरेंस डिविडेंड है 3,000 और दोनों में सेम है, ठीक है, 3,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है जी। 300, सॉरी 3,000 ही है ना, हाँ ठीक है 3,000। ओके, ले जी, बातें ना करें बेटा, पता नहीं बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग जी। ये आ गया जी, अर्निंग्स आ गई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद यकम जनवरी 10 पे 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स वर इन इशू, बैलेंस इन इक्विटी एट यकम जनवरी कंप्राइज्ड ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। तो फिर 10 के साल में तो यही इशूड थे ना, बोलो, तो फिर हाँ, तो यकम जनवरी 10 पे ये पड़े थे, फिर ये 11 में इशू हुआ, तो फिर पूरे 10 में यही रहे ना, और कोई इशू नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो यकम जनवरी 10 पे भी ये था, 31 दिसंबर 10 पे भी ये था, यकम जनवरी 11 पे भी ये था, लेकिन 31 दिसंबर 11 से पहले 5 लाख शेयर इशू हो गए। 5 लाख क्यों हुए, ये 10 लाख हैं और वो 142, ठीक है ना, देख लेंगे अभी। ओके, तो यहां पे मैंने क्या लिखा जी, 10 लाख शेयर्स, वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी जी, बोले पॉइंट टू, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेसिक ईपीएस निकालेंगे अब 2011 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी, 3,03,000, हाँ तो 303, हाँ तो 3,03,000 होगा ना, 30,000 माइनस इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, 3,000, ठीक है जी। उसके बाद इधर जो डिवाइड करना है, तो एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारे साल में 11 वाले साल में बोनस इशू हो गया। अच्छा वैसे आपस की बात बताऊं, किसी को बतानी नहीं है, अगर 11 के स्टार्ट में 10 लाख शेयर्स पड़े थे ऑर्डिनरी,
और आपने 1/2 इशू किया, यानी कि 50% कहते हैं इसको, तो 5 लाख और शेयर्स इशू करोगे? बोलो, इसका आंसर 15 लाख आना है। क्यों करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्यों बताना नहीं किसी को, पता नहीं। हमने क्या क्या उसूल बनाया था कि बोनस इशू अगर हो, स्क्रिप्ट या कंसोलिडेशन या राइट के अंदर उसूल बनाया था कि बोनस इशू अगर हो तो यूं अज्यूम करना है कि हमेशा से है। मतलब चाहे 11 के दरमियान में आया है और आप 6/12 करके उसको 250 करना भी चाह रहे हैं, तो जब दूसरी दफ़ा वापस जाते थे ना हम और दूसरी दफ़ा वो फ्रैक्शन लगाते थे, तो वो हम क्या अज्यूम करते थे कि ये शुरू से है, तो फिर वो वाला फ्रैक्शन लगने के बाद 15 लाख पे दोबारा पहुंच जाता था। तो ये सारा काम करने के बाद आंसर निकालते हैं, लेकिन पता तो हो एक ही बोनस इशू है ना, एक ही बोनस। तो मैं आसानी से ये शॉर्टकट बता सकता था आपको कि बोनस इशू है दौराने साल है। वेटेड एवरेज निकालते हुए क्या करेंगे, 1 जुलाई को 5 लाख शेयर्स इंटू 6/12 करेंगे हम, लेकिन फिर हम बिफोर बोनस है आफ्टर पे ले जाओ करते हैं ना। जब वो करेंगे तो 15 लाख पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यही अज्यूम किया हुआ है हमने कि ये शुरू से है। तो फिर समझो 1 जनवरी 11 पे सिर्फ 10 लाख शेयर्स नहीं थे, बल्कि बोनस वाले 5 भी उस वक्त इशू में ही थे, तो 15 लाख हो जाएंगे इंशाल्लाह। भी देखना, ठीक है। बहरहाल हमें तो वर्किंग आती है, हम तो वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये काम करके भी यहीं पहुंचना है, इसलिए बताया कि भाई हो सकता है ना किसी का ज़हन चल जाए और ये शॉर्टकट छोटा सा लगा ले, एक ही बोनस हो सवाल के अंदर तो, लेकिन चलो हम क्यों लगाएं, हम तो लंबा काम ही करेंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा सवाल बन सकता है अगर वो नोट बनवा ले और बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन भी डाल दे और कोई 1-2 इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल डाल दे और नोट्स भी मांग ले हैं, तो ये 12-14 नंबर का सवाल बन सकता है इसमें से, ठीक है। अच्छा जी, 1 जनवरी 11 पर ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन। चलो पूरे ही लिखो फिर, ठीक है। और 1 जुलाई 11 को 1 फॉर एवरी 2, हर 2 वाले को 1, इसीलिए मैंने कहा 50% है। बहरहाल हर 2 वाले को 1 नया, तो फिर 3। एनालिसिस हो गया, हर 2 वाले को 1 नया तो 3, ऐसे ही है। अब यहां क्या करते थे, मैं क्या कह रहा हूं, हालांकि 50% 5 लाख, जब यहां पर डेज के हिसाब से देखें तो ये 5 लाख हाफ हो जाना है, लेकिन हमने अज्यूम क्या किया होता है, चलो आगे करते हैं। अभी अब ऐसे परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या ज़बानी बातें कर रहा है ये। बोनस इशू, ये 1 मिलियन, हर 2 वाले को 1, या ऐसे कहते थे कि पहले 2 रोज को यूज करो। बिफोर पे है न्यू इशू करना है, बिफोर से डिवाइड करो, न्यू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, कितना आया? ये मैं कह रहा था कि 5 लाख शेयर्स नए इशू हो रहे हैं, लेकिन यहां पे फ्रैक्शन लगाओ फिर 6/12, ठीक है। और 15 लाख जो बनता है इस पे भी फ्रैक्शन लगाओ 6/12। तो अब अगर आप बोनस को वो अजम्पशन ना लो कि हमेशा से इशू में है, तो जरा निकालो कितने शेयर्स बनते हैं, ऐसे जरा निकालो जरा। 5 लाख, और ये कितना बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है 12,50,000, यही बनता है ना कि ये 10, हम कह लें ये 1,000 शेयर शुरू से, 1 मिलियन शेयर शुरू से हैं और ये दरमियान में आए हैं, तो ये 250 हो गए। लेकिन हमने क्या उसूल बनाया हुआ है कि अगर बोनस इशू हो जाए तो अज्यूम करो साल के पहले दिन से है, तो इसका मतलब अगर हम वो वाला काम करेंगे जो सीखा हुआ है, तो ये 12,50 नहीं आएगा, ये 15 आएगा, ये 15 ही आएगा, पक्की बात है। 15 ये एक है ना, इसलिए ये बात कर रहा हूं, वो 3-4 चीज होती तो ये कहता नहीं था मैं, ठीक है ना। पक्की बात है कि ये 15 आएगा। ओके, चेक करते हैं। ले भाई, ये तो आफ्टर बोनस है, इसका मतलब है बिफोर बोनस पड़ा है, आफ्टर बोनस करना है। बिफोर ये दो पहला और तीसरा रो, ठीक है। बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे लाना है, बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे लाना है, 2 पे पड़ा है, 3 पे लाना है, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3,
ठीक है, अब जरा आंसर निकालो। 750,000 और 750,000 और आंसर इज, यही तो अज्यूम किया था, ये पहले दिन ऐसे नहीं बताया था, कहा था देखो सेम हो गया। अज्यूम यही करते हैं कि ये बोनस हमेशा से था ताकि ये हमारी ईपीएस को डिस्टॉर्ट ना करे। हम ये अज्यूम करते हैं बोनस हमेशा से था, और बात समझो। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी लंबी कैलकुलेशन की बजाय आप ये भी अज्यूम, एक ही है ना, अज्यूम कर सकते थे। ठीक है, चलो बहरहाल छोड़ो, ऐसे ही कर लेना, छोड़ो, टेंशन ना लो। यहां पे लिखो 15 लाख। ओके, ये कितना आ गया? 0.2 एग्जैक्ट, 0.20। ठीक है, अब अगला मसला, बोनस है, स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है, या राइट इशू में बोनस एलिमेंट है, जो भी हो जाए रीस्टेट करना पड़ेगा कंपैरेटिव को। ठीक है, वो रीस्टेट करेंगे हम, तो बेसिक ईपीएस 2010 रीस्टेट करने लगे हैं जी हम। ओके, तो प्रॉफिट्स तो वही हैं, 223,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय, अब शेयर उठाते थे वो। अच्छा, इसको भी जुबानी बता सकते हो आप क्या? हमने क्या अज्यूम किया है? बोनस हमेशा से था। हमेशा से था तो मतलब 10 में भी है, तो 10 में भी फिर कितने शेयर आने चाहिए? 15 लाख। चेक करते हैं, 15 ही आएंगे इंशाल्लाह, पक्की बात है 15 आएंगे। असम्पशन जो यही थी, तरीके जो है ना वो लेकर रिजल्ट पे ही जाते हैं, जो असम्पशन ली होती है। शेयर्स कितने हैं जी? 1 मिलियन। और अगला काम क्या करते थे? ये फ्रैक्शन उठा के यहां लिखते थे। आंसर, ईपीएस का आंसर नहीं निकालना प्लीज, पहले मुझे 1 मिलियन इंटू 3/2 का आंसर निकाल के बताओ। 1 मिलियन इंटू 3/2 करो, वो कर लेगा, तुम अपना कर लो, उसका आंसर देखोगे कैलकुलेटर। 15 लाख आ रहा है। मतलब क्या, यही तो असम्पशन थी कि बोनस को ये भी ना ज्यूम करो कि दौरान साल आया। समझो ये इस साल भी पूरा साल आउटस्टैंडिंग थे ये शेयर्स, और ये पिछले साल भी थे, जब से बिजनेस चला आ रहा है तब से हैं। मसला ये कि हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ 2 साल है, तो फिर इससे पीछे 9 के लिए हमने क्या करना है? ठीक है, तो ये हमने ये असम्पशन यही ली थी कि वो मैंने लिखा भी हुआ, अगर आप मुकरोगे ना तो मैंने ओपन कर लेना वो सफा, जिसमें मैंने लिख के बताया था कि बोनस सेपरेट कंसोलिडेशन हो तो अज्यूम करना कि ये हमेशा से हैं, ये हमेशा से हैं। तो यही मतलब बनता है, अगर हमेशा से हैं तो फिर 15 में भी ये पूरा साल रहे, सॉरी 11 में भी पूरा साल रहे, 10 में भी पूरा साल रहे। तो 10 के शुरू में 10 लाख शेयर्स थे, 5 लाख हमने कहा 10 में भी थे, 5 लाख हमने कहा 11 में भी थे, तो इसीलिए इधर भी 15 लाख है। ये चेक करो, ये भी 15 लाख है। ठीक है, यही तो असम्पशन थी हमारी। ठीक है, तो फरमा दें 0.15। ठीक है, अब ये देखो, बेसिक एंड, क्योंकि और कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं कन्वर्टेबल, तो बेसिक भी यही और डायल्यूटेड भी 0.2 और 0.15। ठीक है जी, पुराने वाली कोई नहीं हमारे पास, ये हम फाइन स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम ये रीस्टेटेड वाली लिखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब अगला मसला आ जाएगा, हो गया। यूजर कहेगा यार ये 0.2 कैसे निकाला है? आपको क्या, हमने वर्किंग की है। वो कहेगा भाई वर्किंग तुम्हारे पास घर में पड़ी है, दफ्तर में पड़ी है, लैपटॉप में पड़ी है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो वर्किंग नहीं, वर्किंग्स कोई नहीं जाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, भाई याद रखो, वर्किंग कोई नहीं जाती। यूजर को तो ये 0.2 नजर आ रहा है, 0.15 नजर आ रहा है। कैसे जी, कैसे ये निकला? हमने कहा यार, वो मैंने यहाँ पे पिछली क्लास में कहा यार चलो नोट 33 लिखते हैं। क्यों? अभी नेस्ले में नोट 33 था ना, यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, नोट 33 में जाके देखो। नोट 33 किसका है जी? अर्निंग्स पर शेयर का, जिसके अंदर फिलहाल बात किसकी करने लगे हम? बेसिक की है, यही डायलूटेड भी यही है, बस क्या करें। ठीक है ना, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर में अर्निंग्स इन रुपीज कितनी है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने यूज हुए हैं, बताओ जी। अर्निंग्स कितनी यूज की हैं आपने? ये अर्निंग्स कितनी यूज की हैं? 3,30,000, 3,30,000 माइनस 3,000 करो तो कितनी बनती हैं? 300,000। ठीक है, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने यूज किए हैं? 15 लाख। तो हम कहेंगे मिस्टर यूजर, यार वैसे यहां पे ना अर्निंग्स भी निकाल देनी चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट, वो मुझे पता यही है, मैं नीचे ना बेसिक अर्निंग्स भी निकाल के देना चाह रहा हूं। अच्छा जी, यहां पे अब मैं निकाल देता हूं
बेसिक, चलो निकाल ही दो, क्योंकि इधर देखो मैं पिछली क्लास में भूल गया था, इधर देखो ना, ये इन्होंने पब्लिश की हुआ है ना 162, फिर जब ये नोट में गए, अब वो नोट कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, क्या छोड़ दूं, अर्निंग्स वेटेड एवरेज और फिर ये बेसिक अर्निंग्स पर शेयर निकाल के भी दी उसने, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम भी ये काम कर लेते हैं। सवाल किधर गया मेरा, ये पढ़, ओके। तो बेसिक अर्निंग्स पर शेयर रुपीज में, ठीक है जी, कितनी, 0.2। अब यूजर को अगली तकलीफ होनी है, वो कहेगा प्रॉफिट 3,30,000 3,03,000 है और तुम यहां पे 3 लाख ले रहे हो अर्निंग्स कह के, ये क्या ड्रामा है। तो हम कहेंगे टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, नोट 33.1 जाके देखो, और नोट 33.1 में हमने यहाँ पे लिखा होगा रेकन्सिलिएशन ऑफ अर्निंग्स, बल्कि तरतीब से ऊपर वाले से जरा, प्रॉफिट्स विद अर्निंग्स। इन पे इतराज ऐसे हुआ, यहां से देख के आएगा प्रॉफिट और यहां पे देखेगा इतराज होगा ना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं रेकनसाइल कर देते हैं, टेंशन क्यों लेते हो, हम बताते हैं क्या फर्क है, ठीक है। रेकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स विद अर्निंग्स, तो यहां पे हम कहेंगे जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया था अब हमने, भाई यूजर भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने उठाया था यूजर भाई, कितना जी, 3,03,000, उसमें से हमने यूजर भाई लेस किया था प्रेफरेंस डिविडेंड। वो पूछेगा तो फिर उसे कहेंगे कि फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रखो और निकलो मेरा बच्चा यहां से, चलो शाबाश। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हम लोग ये बेसिक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बेसिक नॉलेज है, वरना तो बेटा वो आपसे फिर ये भी पूछेगा ये एसेट क्या होता है, फिर उसको साथ बिठा लेना, फिर उसके साथ ही साथ यूजर के साथ आप, ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है ना उसके पीछे बेसिक अजम्पशन ये होती है कि उसको बेसिक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। हाँ अच्छा जी, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं लोग आके, ये इन्वेस्टर ने आके ईपीएस देखनी है, तो इन्वेस्टर जो है उसको इन बातों का पता होता है, वो नॉलेजेबल आदमी होता है, उसको सिर्फ ये चीजें चाहिए कि वो इस कंपनी की और दूसरी कंपनी की कंपेयर कर सके ये चीजें, ठीक है ना। ओके जी, 3,000 माइनस हुआ, अगर उसको ना पता लगता हो ना बेटा इन्वेस्टर को, तो फिर वो आप जैसे एक दो बंदे रख लेता है, बड़ा आदमी होता है, ठीक है, फिर आप उसको बता देते हो कि क्या क्या बात है ये, ठीक है, उसने बंदे रखे होते हैं जी, और अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर वो इन्वेस्टर ही नहीं है। 3 लाख मार गल केड़े पासे ले गए यार। अच्छा जी, अब जरा जल्दी से मुझे, आपने तो पता ही नोट नहीं किया होगा, आपको कि हम तो नए सिरे से ही नोट करेंगे तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो चलो साथ ही मिला लेते, ठीक है। अर्निंग्स 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 2,23,000 नहीं यूज की बल्कि 2,20,000 यूज की हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो नजर आ रही है 2,23,000 की, तो ओहो सॉरी, चलो सही है सही है, 2,20,000 पर फिर अर्निंग्स को डिवाइड किससे किया है, 15 लाख से, तो क्या आया है 0.15। अब इस एतराज को दूर करेंगे कि जी 2,20,000 कहाँ पहुंच, कैसे पहुंचा, ये 2,23,000 पे जो है वो 2,20,000 पे पहुंचा है 3,000 माइनस करके, ठीक है। ये है मुकम्मल बात मेरी तरफ से, तो बेसिक ईपीएस के हद तक। यहां पे ये भी लिख लो, अर्निंग्स, ये अर्निंग्स, ये अर्निंग्स ये नोट के अंदर बता दी हमने, ठीक है। हाँ बस मुश्किल अभी अभी मुश्किल आएगी, ये तो ऐसे ही था बस।
जी हो गया नोट? जल्दी कर ले बेटा। अच्छा जी, आपको सिखाया था कि अगर कभी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट अलग आ जाए और कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट अलग दे दे, तो हमने ईपीएस भी अलग अलग निकाल के दे देनी है। ठीक है, ये आपका सवाल है, एक हमने क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 511 ओपन कर लें। पेज 511, क्वेश्चन नंबर 37 मैंने आपको करवाया था और 38 में आपका होमवर्क था 38। तो जब जो 37 के अंदर मैं आपको करके देने लगा हूं, 38 में वही आपने करना है दोबारा जाके। ठीक है, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3500। ऑफ दिस 3000 वॉज फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग एंड 500 वॉज फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। याद है? इट पेड प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको भी इग्नोर किया था। प्रेफरेंस शेयर्स, अगली आपकी एग्जांपल के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर नहीं किया हुआ। ठीक है ना? आपने जो आपने होमवर्क किया था ना 38, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर नहीं किया था आपने। कितने बच्चों को याद है ये होमवर्क किया था घर पे हमने? इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पैड में से माइनस करना पड़ा था। ठीक है, मेरी एग्जांपल मैंने ज़बानी बता दिया था कि सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग में से माइनस करना है। ठीक है ना? तो ये आपने घर पे अप्लाई करना होगा, जाहिर है। इस नोट बनाना होगा, इस सवाल का भी, इसका मैं बना रहा हूं जी। तो एंटिटी जी हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू थ्रू आउट द ईयर। तो मैंने आपके साथ कैलकुलेशन में ये दो ईपीएस अलग अलग निकाली थी। कॉन्टिन्यूइंग की 0.3 निकली थी, डिसकॉन्टिन्यूड की 0.5 निकली थी। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मैंने बदल दी। साथ ही मैंने कहा बेसिक ईपीएस निकालो, और साथ ही मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो और नोट्स भी बना दो। ठीक है, अब पिछले सवाल में सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन था, इसमें कॉन्टिन्यूइंग भी और डिसकॉन्टिन्यूड भी है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। एंटिटी जी, इस तरह से प्रॉफिट्स मैंने जरा बता दिए। ठीक है ना? एंटिटी जी ईयर 1 के प्रॉफिट्स हैं फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस 3000 हैं, फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस 500 हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं गिवन, तो ये कितना हो गया? 3500। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूड को अलग अलग कैलकुलेट करो, यही आपको सिखाया भी था। ठीक है, तो जब प्रेजेंटेशन की बारी आएगी तो कॉन्टिन्यूइंग की प्रेजेंटेशन, कॉन्टिन्यूइंग कितनी निकली है जी? बोलो। ₹3 पर शेयर, और ये ₹0.5 पर शेयर। तो कॉन्टिन्यूइंग की ₹3 पर शेयर, 3.0। ठीक है, ओके। और डिसकॉन्टिन्यूड की 0.5। इसका नेट करें तो ना, नेट नहीं, नेट करें तो पॉजिटिव है दोनों। ये मैंने नेट इसलिए बोला कि अगर कभी लॉस आ जाए, तो मैंने कहा था लॉस को भी अलग रखना है, तो उसके केस में नेट करते, तो मिसाल के तौर पर ये लॉस होता तो फिर इसकी ईपीएस भी नेगेटिव आती, तो फिर ऊपर 2.5 बनता नेट। ठीक है ना? 3 और 0.5 वो आपने दूसरे सवाल के अंदर करना होगा, इसमें ऐसा नहीं था। अब हमने बेसिक ईपीएस निकाल के दी 3.5, और साथ ही ये लिख दिया कि ये क्या है जी? ये रुपीज में है। ओके,
और इसका ब्रेकअप भी दे दिया कि कॉन्टिन्यूइंग से यूजर ये आई है और अगली दफा इसकी उम्मीद मत रखना। अब यूजर ने क्या कहा, नोट बना के बताओ भाई ये 3.5 कैसे निकला या 3 कैसे निकला। अच्छा, अब नोट बनाते हुए ना, नोट बनाते हुए आपने सिर्फ इस 3.5 के लिए नोट बना देना है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, कोशिश ये करनी है, ठीक है ना। अब इसमें मसला तब आएगा जब ये अगला सवाल कहता हूं आपको, जो हमने किया हुआ सवाल नहीं, जो किया था वो जिसमें डायल्यूट डीपीएस भी, जिसमें मैंने सारा वही डाल दिया था, डायल्यूट डीपीएस का सवाल भी था और कंटिन्यू डिसकंटिन्यू भी था और डिसकंटिन्यू में लॉस भी था, मुसीबत पड़ गई थी उसमें, ठीक है ना। तो वो वाले सवाल का नोट आपको होमवर्क में देना है, सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है। और उसके अलावा मैं कल करवाऊंगा ना, ठीक है। आज तो टाइम खत्म हो गया था, करवाना तो था आज, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया, तो कल इंशाल्लाह फिर ये काम मैंने करना है। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप टकरे मार के आओगे तो फिर सीख रहे होगे कल। आज मैं, शुक्र है आज नहीं हुआ, अगर आज करवा देता तो फिर आज आप लोग बस ये सुन के चले जाते। वैसे ही आजकल आप लोग आइडल मोड पे लगे हुए हैं कि बस 8 से शुरू करना है, तो अच्छा है थोड़ा सा आप करके आ जाएंगे, तो फिर मैं आधे घंटे में जो समझाऊंगा वो आप समझेंगे। पिछली क्लास में ना हालात बड़े बिगड़ गए थे, हालात नाजुक हो गए थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा बस ठीक है ये मैं कल बनवाऊंगा, ट्राई करके आना, ठीक है ना। तो वो इसलिए ताकि आप थोड़ा सा टकरे मार के आएंगे तो आपको पता होगा अच्छा ये फिगर यहाँ से आनी है, ये फिगर यहाँ से आती है, फिर आप उन फिगर्स में नहीं फंसे होते, बल्कि फिर आप वो कॉन्सेप्ट ले रहे होते, अच्छा यार ये चीज़ इस तरह से करनी है, आपको समझ आ जाए, तो इसलिए होमवर्क में है वो। बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि 3.5 की फिगर आपने निकाल देनी है यूज़र को, ठीक है। कैसे, आप कहोगे जी अर्निंग्स पर शेयर हमने निकाली है, अर्निंग्स हमने ली हैं, इधर देखो अर्निंग्स हमने ली हैं 3500, अर्निंग्स कितनी ली हैं बच्चों, 3500 और ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स नंबर्स के अंदर कितने हैं 1000 जी, दोनों के अंदर वही यूज हो जाता है ना, क्योंकि मैंने कहा था कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू के अंदर आपने डिनोमिनेटर सेम रखना है, इसीलिए तो मैंने कहा ऊपर नेट कर दिया करो, सुकून होगा, ठीक है। शेयर्स तो सेम आएंगे, शेयर्स कितने यूज किए आपने, ये जरा 3500 और शेयर्स हैं 1000 में चल रहा है ना सवाल, तो यहाँ पे भी मैंने, यहाँ पे भी लिखना यूं चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है मैंने पिछली क्लास में, रुपीज इन थाउजेंड्स लिखो फिर, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर्स नॉस जरा शॉर्ट करो है, नंबर्स इन थाउजेंड्स, ये नॉस नाइट्रस ऑक्साइड है, जब हम गेम खेला करते थे, नीड फॉर स्पीड होती थी ये गेम जी, अभी भी है 1000, ठीक है। अच्छा, तो आजकल लोगों के पास ये मोबाइल जब से आया वो गेम ज़्यादा बेहतर होती थी, ठीक है। कभी कभार दोस्त इकट्ठे मिल के किसी एक के घर होना, फिर जाके वहाँ मुकाबले लगने, फिर हैं। अच्छा जी बताएं, आप सवाल कर लें, बस करें। 3500 डिवाइड बाय 1000, 3.5 पर शेयर, ठीक है जी। अर्निंग्स पर शेयर 3.5, ये यूजर अभी मौजूद, अच्छा वो वाली बंदे फोन करते हैं, ये यूजर अभी, ये यूजर 3.5, ओके, ये यूजर नोट 33 में देखा आपने, आके देखा आपने, हाँ देखा, क्या देखा आपने, 3.5 देखा, कैसे निकला पता लग गया जी अब मुझे। अच्छा, अब इस यूजर को तकलीफ कोई नहीं होनी, क्योंकि यहां भी 3500 है और यहां भी 3500 है, लेकिन आपके सवाल वाले यूजर को घर पे तकलीफ हो जानी है, क्योंकि आपके यहां प्रॉफिट आ रहा होना है 3500 मिसाल के तौर पे, और नीचे आ रही नहीं अर्निंग्स कोई, वो 200-300 माइनस करके, तो फिर आप अपने यूजर के लिए एक सब नोट ये भी बनाएंगे 33.1, उसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट वो ऊपर से ये वाला प्रॉफिट उठाओगे, ये प्रॉफिट 3500, और फिर आप कहोगे इसमें से जी हमने माइनस किया है, आपने तो करना है ना, मैंने तो कुछ माइनस नहीं किया, ठीक है। तो मेरा इसीलिए प्रॉफिट और अर्निंग्स का बैलेंस सेम था, तो पर्चे के अंदर अगर ये फर्क ना हो तो ना बनाना, ठीक है, और अगर फर्क हो तो जाहिर है नोट देगा तो फर्क डालेगा फिर, ठीक है। ये जी, एंड बेटा वो एक चीज सीख लो तो दुआ करो, कि दुआ ये किया करो कि हम जो भी जैसा भी आए हम पास हो जाए, ठीक है। अच्छा जी प्लीज, सही है। अब इसी सवाल से अगला ये सवाल, ये किस सवाल का सलूशन है, ये पूरा सलूशन इधर है भाई, ये पूरा सलूशन है, आप तस्वीर बनाओ, पूरा सलूशन ये है। क्वेश्चन
7 नजर आ जाएगा ये भी। अच्छा, इसी तरह से 38 के लिए आपने करके आना है इससे अगले सवाल के लिए, उसमें आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना है, इसलिए आपका नोट 33.1 भी रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, डायल्यूटेड ईपीएस में जाएंगे तो दो नोट और बनने हैं छोटे। एक, आपको पता है बेसिक ईपीएस वाली अर्निंग और डायल्यूटेड ईपीएस वाली अर्निंग में फर्क पड़ जाता है। दूसरा, बेसिक ईपीएस वाले, हाँ वो ज्यादा हो जाती हैं। दूसरा, बेसिक ईपीएस वाले शेयर्स और डायल्यूटेड ईपीएस वाले शेयर्स जो डिनोमिनेटर में वो भी फर्क आ जाता है, डायल्यूटेड वाले ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर आपको रेकंसिलिएशन शो करनी पड़ेगी कि बेसिक वाली अर्निंग से डायल्यूटेड वाली अर्निंग्स तक क्या हुआ, वो आपकी वर्किंग में हुआ पड़ा होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। जी बच्चों इधर देखो, ये सवाल याद है कुछ? ये आपने रैंकिंग रूंकिंग करके सब कुछ करके ये निकाल लिया है। ये चार रेशियोज, 4 ईपीएस निकली हैं। बेसिक ऑफ कॉन्टिन्यूइंग, बेसिक ऑफ डिसकंटिन्यूइंग, डायल्यूटेड ऑफ कॉन्टिन्यूइंग, डायल्यूटेड ऑफ डिसकंटिन्यूइंग। ठीक है, समझ रहे हो? अब यूजर को एक तो आपने नॉर्मल वाला काम इतना करके दे देना है, उससे आगे लड़ाई क्या पड़ेगी? लड़ाई ये पड़ेगी कि बेसिक अर्निंग्स जिस तरह के आप बनाओगे ना, इस तरह से, ये आपने जैसे, मैंने यहां पे क्यों हेडिंग बनाई बेसिक अर्निंग, क्योंकि अब जब कल मैं नोट बनवाऊंगा तो अर्निंग्स पर शेयर के अंदर एक आएगी बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, ये 3 चीजें उसके लिए आएंगी। फिर उसके आगे 3 लाइनें पड़ेंगी डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर, ये 3 चीजें उसके लिए भी आएंगी। अब बेसिक अर्निंग्स, बेसिक ईपीएस वाली अर्निंग्स और डायल्यूटेड वाली अर्निंग्स में क्या फर्क होता है? ये फर्क होता है, ये 10,000 है और ये 10,000 जमा 3,000 13,000 है कि नहीं? बोलो। और रेकंसिलिएशन शो करनी है तो क्या रेकंसिलिएशन शो करनी है? बस आपने लिखना है जी 10,000 के अंदर 3,000 ये कन्वर्टेबल बॉन्ड ऐड हुआ है, बस। फिर डिनोमिनेटर के अंदर ये वेटेड एवरेज बेसिक ईपीएस वाले और वेटेड एवरेज डायल्यूटेड वाले फर्क होंगे, ये हैं। और इधर नहीं, उधर वो होंगे 2,000। तो आप कहोगे 2,000 से 4,020 पे कैसे पहुंचे? ये 20,000 ऑप्शन ऐड हुआ और ये 2,000, 2 लाख, 2 मिलियन, ठीक है, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो ये रिकंसाइल कर दोगे, तो 1-2 बार नोट बना लोगे तो मुश्किल नहीं है, तसल्ली हो जाएगी मेरी। ठीक है, अच्छा, अब वो तो हो गया ना होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन, ये इसके अंदर मैंने रिक्वायरमेंट ऐड की पिछली क्लास में, प्रिपेयर एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स एंड नोट। जैसे बनाया वैसे ही अभी मैं दिखाता हूं, सोल्यूशन बना हुआ है सोल्यूशन, लेकिन कल मैं करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा सुनो, ये सवाल का, इस सवाल का नोट तो बनाना ही बनाना है आपने, क्योंकि ये सवाल हुआ पड़ा है। लेकिन आप जरा गौर फरमाएं ना, अगर मैं थोड़ा सा गौर फरमाएं, अगर कहां पे गौर फरमाऊं आपको, आज वाला लेक्चर नोट्स, ये इसमें सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये भी है। अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड, एक उस्ताद मोहतरम की किताब से सवाल दिया। अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड का ये सवाल है, इसमें प्रॉफिट गिवन है 2 साल का। प्रॉफिट में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट भी पड़ा है, लेकिन शुक्र करो प्रॉफिट पड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं जिस नोट की तरफ आपको लेके जा रहा हूं ना, अपने सवाल वाला, उसमें कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट था और डिसकंटिन्यूड का लॉस था। तो सही गचोला मचना है उधर, तो आपने सही परेशान होकर सुबह आना है। और इंशाल्लाह 40 to 45 मिनट्स में एक इस सवाल को पूरा करवा के इसका नोट मैं बनवाऊंगा, और फिर वो सवाल जो हुआ पड़ा है उसका नोट भी मैं बनवाऊंगा इंशाल्लाह। फिर बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर वैसे मेरे ख्याल से टेस्ट करेगा ना, तो जो वो पहले करवा दिया ना बेसिक के लेवल तक, वहां तक कर सकता है शायद। ठीक है, बाकी आगे भी कर ले तो अब तैयारी तो कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 250 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, फिर 25,000 ऑप्शंस थे, फिर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल थे। अब ये सारा सवाल पहले करना है। ठीक है, डिस्क्लोज करनी है अर्निंग्स पर शेयर, सवाल ऐसा, डिस्क्लोज करनी है अर्निंग्स पर शेयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 विद कंपैरेटिव्स, यानी 14 और 15। अब जब अर्निंग्स पर शेयर कर रही हैं और हमारे पास कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो फिर बेसिक भी निकलेगी, डाइल्यूटेड भी निकलेगी। अब पहले सारे बच्चे इस तरह से पूरी एफर्ट लगाएंगे अपनी, एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और डाइल्यूटेड का, जिसमें सब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टेप 1 में बेसिक निकालेंगे, कंटिन्यू की अलग निकालेंगे, डिसकंटिन्यू की अलग निकालेंगे। उसके बाद फिर
रैंकिंग शुरू कर देंगे। रैंकिंग करके फिर डायल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए ये वर्किंग करेंगे। यहां से जो सबसे लोअर आएगा वो डायल्यूटेड होगा। बस वो मिल गया तो फिर डिसकंटिन्यूड के प्रॉफिट्स से लॉस उठा के उस पर यही नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर देंगे और डायल्यूटेड ईपीएस भी आ जाएगी। ये सवाल किया था हमने, ठीक है ना। अगर ना तसल्ली हो ना तो इस सवाल को एक बार दोबारा कर लेना, सवाल को करके फिर नोट बनाना। हाँ क्या बात है। अब जी इसकी पिक्चर तो जिस वक्त हमने बनाया था उस वक्त ये वाली वर्किंग, अच्छा ये तो खतरनाक सवाल है, वो बदतमीज सवाल था जिसमें कन्वर्टेबल ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो गए थे। हैं सही घूमे थे आप लोग उस दिन भी। अच्छा जी अब सुने, अब इसका नोट बनाना है। इसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं थी लेकिन अब मैंने बनाई है रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि जी आपने इस सवाल में भी डिस्क्लोज करना है बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और नोट्स भी बनाने। डिस्क्लोज करना है मतलब नोट्स भी बनाने होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कहां बनाया, ये अभी फिलहाल एक्सेल की शीट में, जरा माजरत के साथ थोड़ा जितना को नजर आए गुजारा करें। ये कल मैं आपके लिए कोई इसका जरा फॉर्मेट बेहतर करके ना। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 पेज 941 ऑफ बुक, इसका सोल्यूशन है ये, ठीक है, जो कल इंशाल्लाह मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आज आपने तस्वीर नहीं लेनी। अच्छा चलो ले लेना तस्वीर, ले लेना, लेकिन सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, इधर देखो, तरीका देख लो ना। अभी अभी मैंने आपको ये ईपीएस निकालनी सिखाई, डाइल्यूटेड, कॉन्टिन्यूइंग, सॉरी बेसिक, कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग। ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखाई थी कि डिब्बा बना लो, बेसिक और डाइल्यूटेड, कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग को अलग अलग लिखो और ऊपर नेट कर दो, ठीक है। अब जब हम इस सवाल को देखते हैं तो इसमें भी तो कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग है। बोलो, पहले बेसिक की बात करें तो है ना, तो ये बेसिक और ये बेसिक प्रेजेंट करने में कोई फर्क आएगा? नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। जैसे ये बेसिक मैंने यहां प्रेजेंट की, हमारे उस सवाल की बेसिक तो ऐसी प्रेजेंट होगी। बोलो, तो ये देखो, वो मैंने असल में ना नाम कुछ लिखा था, क्वेश्चन 10 पेज 941 एबीसी लिमिटेड कर दिया था, सवाल का नाम था कोई नहीं, इसलिए मैंने एबीसी लिमिटेड कर दिया, ठीक है ना, कंपनी नेम कर दें, ओके। ये क्वेश्चन वही है जो हमने किया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन सवाल ने दिया हुआ था हमें, वो बाद में देखते हैं, वो बाद में देखते हैं, ये ऐसे तरतीब से चल रहे, ठीक है। बेसिक ईपीएस 5 और कॉन्टिन्यूइंग की और डिसकॉन्टिन्यूड की -2 है। किधर गया ये बेसिक की, ये नेट प्रॉफिट तक आ गए। अब आगे देखो, अर्निंग्स पर शेयर, जो मैंने साथ आज ब्रैकेट लगा के लॉस भी लिख दिया, अर्निंग्स या लॉस पर शेयर, नोट 33 में यूजर देख लेना, लेकिन मैंने कहा आज अलग अलग हैं, आज 2 हैं। तो बेसिक ईपीएस कितनी है? 3, मैंने नेट कर दिया। कैसे नेट किया? 5 कॉन्टिन्यूइंग और ये माइनस साइन लगाना था, वो माइनस उधर लिखा हुआ, वो फॉर्मेट जरा करना है तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे माइनस है, ये माइनस है, ठीक है ना। तो 5 2 माइनस 2 माइनस, नेट करके 3, यही काम मैंने यहां करवाया था। 3 और 2 टोटल 5, डन हो गया। नेक्स्ट, पहले इसकी बात कर लें पूरी, अब इससे तकलीफ होगी। मैंने कहा था इकट्ठा कर लेना, क्या करना? इकट्ठा कर लेना, ठीक है। नीचे जाके ये आपने ये 3 निकाल के दिया, उसको अलग अलग प्रेजेंट करके। तो मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इसी 3 को नीचे नोट में शो कर देना, तो मतलब अर्निंग्स को नेट कर लेना, यही किया था ना। अब अर्निंग्स को नेट करना है, तो ये सवाल के अंदर मसला तो यही था। इस सवाल में यहीं पे तो बच्चे घूम के गए हैं ऐसे गिनते हुए तारे, और क्या कहें, इंशाल्लाह हम कल आएंगे सर, हम आएंगे, आप दुआ करें, हम आएंगे जरूर, ठीक है ना। यहीं से तो बच्चों ने कहा है। अच्छा, लेकिन जो होमवर्क वाला सवाल है वो आसान है, वो करवाना था क्लास के अंदर, लेकिन फिर मौका ना मिला। मैंने कहा आराम आराम से बात कर लेते हैं जी। इधर देखो, ये 5 निकला है कैसे? ये 5 निकला है कैसे? 10,000 बटा कुछ करके। और ये -2 निकला है कैसे? -4,000 बटा कुछ करके। तो 10,000 -4,000 नेट करके बताओ कितना बनता है? 6,000। और डिवाइड तो सेम चीज से करना है, तो 6,000 बटा 2,000, 6,000 बटा 2,000 करो, तो 3,000 नहीं, 3,
6,000 बटा 2,000, 3 पर शेयर, 3 पर शेयर आ गया। अब ये 33.1 में हमने लिख के बता दिया। अर्निंग्स 6,000, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 2,000, और इस तरह से ये निकल आया बेसिक अर्निंग पर शेयर। अलग अलग वहां करके बता दिया। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? अच्छा, अब शुक्र करो इस सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, वरना 33.3 बनता, जिसमें आप रेकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट विद अर्निंग करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड है। हमने ये सवाल करते हुए एक बात याद करो, मैंने कटवा दी थी चीजें। इधर देखो, मैंने कहा था नहीं जरूरत, नहीं जरूरत, नहीं जरूरत, नहीं जरूरत, मतलब की चीज उठा लो। पर इनकम स्टेटमेंट में मतलब की चीजें नहीं उठती। हाँ जी, यानी कि नोट बनेगा। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देख रहा है? अब मैं उस प्रॉफिट की तरफ चलता हूं जो मैंने कहा था, फिलहाल छोड़ो। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा होगा 12,400। कैसे? वो कहेगा 16,400 का प्रॉफिट था, डिसकंटिन्यूइंग का लॉस था। भाई क्या यार, हंसने की बात है? कोई अजीब आदमी हो यार, खामोश रहो यार। ये बहुत मुश्किल बात है, प्लीज। ये यहां से निकलते हुए लूज करके जाओगे कॉन्फिडेंस सारा। ध्यान से देख लो, ट्राई करना है घर पे। ये 16,400 का प्रॉफिट लेस प्रॉफिट्स लॉसेस नेट होकर नेट प्रॉफिट लॉस आना है ना। तो यूजर को 12,400 इधर से मैंने नेट करके शो किया हुआ था, जिसकी तरफ मैंने जाने नहीं दिया था आपको। यूजर को नजर आ रहा होगा, ये देखो, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो। यूजर को क्या नजर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? 12,400 का नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यूजर कहता है 12,400 का नेट प्रॉफिट है अल्लाह के बंदो, और तुमने यहां 6,000 यूज कर लिया। ये क्या बदतमीजी है? बात समझ रहे हो? वो कह रहा है 12,400 का नेट प्रॉफिट है ना, तो अर्निंग्स के साथ रेकंसाइल करके दो मुझे। तो हमने कहा अच्छा टेंशन ना लो, असल में ना उस दिन सवाल करते हुए भाई हमने आसानी कर ली थी। असल में तो ये इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड था 6400। तो असल ये मसला है कि 12,400 का जो प्रॉफिट नजर आ रहा है, उसमें से हमने 6400 माइनस करके, 6400 करो, 12,400 में 6400 माइनस करो, 12,000 हो गया रेकंसाइल। ये हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो यूजर को नजर आएगा 12,400 का प्रॉफिट, इधर वो 12,400 का प्रॉफिट देखेगा, और अल्लाह का नजर आए, हाँ नजर आ रहा है, ये देखेगा 12,400 का प्रॉफिट, और नीचे देखेगा 6,000 की अर्निंग्स। 12,400 का प्रॉफिट और 6,000 की अर्निंग्स, वो कहेगा मुझे रेकंसाइल कर दो। हम कहेंगे टेंशन ना लो, कर देते हैं। इसमें से माइनस 12,400 में से माइनस किया हुआ है हमने, नेट कर दिया ना। किया तो हमने सिर्फ 16 में से माइनस था, लेकिन अब तो नेट करके बता रहे हैं। हमने 12,400 में से मेरे दोस्त 6400 माइनस किया है, तो 6,000 इस तरह से आया है। कहां बताया उसको? अब 33.3 में जाकर, ये देखो जी। नहीं, इससे अच्छा हम कैसे शो कर देते वहां पे? कहां पे माइनस करना चाह रहे हो? यहां पे 6,000 ही लिखना है भाई। जो अर्निंग यूज की हैं आपने, जो अर्निंग यूज करते हैं वो लिखते हैं। आपने ईपीएस के फॉर्मूला में कौन सी अर्निंग यूज की हैं? 6,000। उसको डिवाइड करते हैं, तो कहां माइनस करते हैं भाई? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यहां पे माइनस कर सकते हो, यहां माइनस करके यहां लिख देंगे। नहीं भाई, चल रहा है, ये 6,000 ही है। मेरे चांद नोट बनाओ, ऐसे नोट नहीं बनते, ये वाले नोट बनते हैं तो बनते हैं, ठीक है। वरना तनख्वाह नहीं देगा आपका सेठ आपको, उसने इसी के लिए रखा हुआ है आपको। नोट बनाओ, नोट। हाँ, तुम दूसरे नोट बनाना चाहते हो, ये नोट कौन बनाएगा? हलाल तो करो उनको, ठीक है। अच्छा सुनो, अगली बात प्लीज, मसला कोई नहीं, अब बस अब आप मैनेज कर लेंगे। डायल्यूटेड डीपीएस भी इसी तरह से, इधर देखो फेस पे आए। अब ये डन हो गया। ये 3 कैसे निकला बता दिया उसको, 6,000 बटा 2,000 जी। फिर 6,000 और 12,400 की तकलीफ हुई उसको, हमने कहा ठहर जा 12,400 में से 6400 माइनस कर ले, ये 3,000 है, और शेयर्स पे कोई मसला नहीं था हमारे पूरे सवाल में, ठीक हो गया। अब ये बेसिक ईपीएस है। ओ भाई ऐसे करके देख लो, समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? हाँ, जो मैं कहता हूँ अक्सर है, समझ आ रही? थोड़ी समझ आनी चाहिए, ठीक है। ओके सुनो, ये बेसिक ईपीएस कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग की, अगला हिस्सा वो हो गया। अब ये डायल्यूटेड ईपीएस कंटिन्यूइंग की, डिसकंटिन्यूइंग की। डायल्यूटेड ईपीएस कंटिन्यूइंग की 3.23 पॉजिटिव, और डिसकंटिन्यूइंग की -1 है। मैं माइनस जरा दूर लगा हुआ माजरा, ठीक है ना, -1।
-1 उसने राउंड कर दिया असल में, एक्सेल थी ना एक्सेल, ये -1 नहीं, अगर इसको मुझे लिखना चाहिए था पॉइंट, चलो बहरहाल लिख लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को नेट करके आपने फेस पे 2.24 यूज कर दिया। अब यूजर को बताओ ये 2.24 कैसे निकला है, कैसे निकला है? इसको 9000 कर दिया, इसको 40-20 कर दिया। कैसे किया 9000? कैसे किया 9000? ये देखो 10,000 जमा 3,000 तो बनता है 13,000, ठीक है। और 4 का लॉस नेट कर दो, क्योंकि हमने नेट करके बताना है। यही तो इस सवाल के अंदर बच्चों, ऐसे नहीं बच्चे घूम के गए, इसमें डिसकंटिन्यूड का लॉस था, लेकिन जो आपको होमवर्क दिया है ना उसमें कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट है और डिसकंटिन्यूइंग का भी प्रॉफिट है। इंशाल्लाह पहले शायद मैं वो सवाल करवाऊं आके, फिर इसका नोट बनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा समझ। लेकिन प्लीज आप लोगों ने एफर्ट करके आना। अब ये देखो जरा जल्दी से देख लो, आखिरी एक आध मिनट देख लो और। तो ये 10,000 जमा 3,000 13,000 हुआ था जो इसमें यूज हुआ है। 13,000 पॉजिटिव है, लेकिन हमने ना नेट आंसर दिया हुआ है। 13,000 पॉजिटिव है कंटिन्यूइंग का और 4,000 नेगेटिव है डिसकंटिन्यूइंग का। तो जब इनको नेट किया तो 9,000 और डिनोमिनेटर तो सेम है 40-20, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे लिख के बताया यूजर्स, 9,000 बटा 40-20 करें तो 2.24 आता है। ये जो 2.24 आ रहा है, ये 2.24 ऐसे आ रहा है। उसने कहा मुझे फिर टेंशन है। हमने कहा अब क्या टेंशन है? वो कहता है ये 6,000 से 9,000 तक तुम कैसे पहुंचे और ये 2,000 से 40-20 तक तुम कैसे पहुंचे? हमने कहा 6,000 से 9,000 तक ऐसे पहुंचे, 2,000 से 4,020 तक ऐसे पहुंचे। ये क्या किया हुआ हमने? ऐड की हुई हैं वो चीजें जो फर्क थी, ठीक है। 6,000 में क्या ऐड किया? जो यहां पे ऐड होता नजर आ रहा है, इधर देखो प्लीज। न्यूमरेटर के अंदर दांत निकालने वाली बात नहीं है, दांत निकल जाएंगे। हाँ ध्यान से देख लो, पर्चे में आ गया तो सुन लो यार। ये न्यूमरेटर नेट कर दिया था ना, न्यूमरेटर में ये क्या है जी? न्यूमरेटर में 6 नजर आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहां न्यूमरेटर में ये 13 और 4 नेट कर दिया, 9 नजर आ रहा है। ये फर्क था ना। तो 6 से 9 तक कैसे पहुंचे जी? ये 3,000 ऐड किया है, यहां पे तो 0 आया था न्यूमरेटर में। ये 6 से 9 तक कैसे पहुंचे जी? ये 3,000 ऐड किया है। फिर ये डिनोमिनेटर वाले 2,000 शेयर से डिनोमिनेटर वाले 4,020 शेयर पे कैसे पहुंचे? ये 20,000 और ये 2 लाख हमने, ये 20 लाख हमने ऐड किए थे, ठीक है। ये कल जाहिर है मैंने बनाना सिखाना है, लेकिन आप लोगों ने इसको ट्राई करके आना है, ठीक है। अब तस्वीर कितनी आपने बना ली थी? पहले आप इसकी तस्वीर बना लें, इधर देखें, पहले इसकी तस्वीर बनाएं। ये क्या है? ये मेन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो फेस पे नजर आएगा, ठीक है। लेकिन ये तब देखना है जब एक बार कोशिश कर लेनी है अपने तौर पे, ठीक हो गया। ये ना माइनस है, जरा माजरत के साथ ये माइनस है, इधर फॉर्मेटिंग में सही करता हूं जाके, तो यहां माइनस शो ब्रैकेट के साथ ही होगा, ओके। ये इनकम स्टेटमेंट बन गई। अब यहां पे हमने इसको बताना है यूजर को जाके कि ये 3 कैसे निकला और ये 2.24 कैसे निकला। फिर अगली मुसीबत पड़ेगी कि उसने कहना है कि मुझे इन प्रॉफिट्स को वो जो वहां नजर आ रहे हैं उनसे कंपेयर करके दिखाओ, उसके लिए नोट बनाना है। फिर उसको बेसिक और डाइल्यूटेड में मसला पड़ जाना है, ठीक है। तो ये अगली तस्वीर बनाओ, ये 33.1, 33.2 और 33.3 तक बनाओ, ठीक है। उसके बाद ये 33.4 और 33.5 भी बना दो। इसको सामने रख के क्लास में जो ये आपको जो मैंने होमवर्क में सवाल दिया है ना दूसरा, पहले उसको सॉल्व कीजिएगा और फिर इसको सामने रख के उस नोट को पहले बना लीजिएगा। उसको बनाने के बाद ये कोई मसला नहीं रहेगा। ये कल दोनों सवालों के नोट मैंने खुद बनवाने हैं तसल्ली के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ी सी रिस्क थोड़ा सा कवर हो जाए। मुझे लग रहा है कहीं ऐसे ही ना हो कि वो डिस्क्लोजर पूछ ले। वैसे मुझे लगता है कि वो बेसिक तक पूछ सकता है, इस तरफ जाएगा नहीं, बहुत तफसीली बात है, लेकिन करनी है, ठीक है जी। बात सुने जी, आखिरी बात ये कि आज एक्स्ट्रा क्लास दोबारा बता रहा हूँ नहीं होगी, और कल इंशाल्लाह 10 बजे से ऑनवर्ड्स हम मिलेंगे। वो 2 बजे 4 बजे 6 बजे जब तक काम खत्म नहीं होगा छुट्टी नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए हाँ, लेकिन मैं क्लासेस को अवेलेबल कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर सबके लिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।